डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। याद करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कल कवर कर गए थे। आज हम लोग का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का आंसर देखना। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। The following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Expand each one of its full form. क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे नीचे इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें प्रयोग किए गए, उसमें यूज किए गए कुछ शॉर्ट फॉर्म। एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, नहीं शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, इनका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें एक भी ऐसा एब्रेविएशन या शॉर्ट फॉर्म नहीं है जिसका फुल फॉर्म आपको नहीं बताया गया है। हम लोग एक एक करके सबके बारे में एक बार फिर से रिकॉल करने का, याद करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट देखो लिखा हुआ है माल्ट, MALT। कल ही बताया था आपको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नहीं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट का फुल फॉर्म होता है। याद करिए CMI का फुल फॉर्म याद है आपको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। CMI का फुल फॉर्म होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थर्ड है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नाको, ये अभी हम लोग एड्स में ही पढ़े थे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। नहीं HIV, यह भी हम लोग एड्स में पढ़े थे, ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके चलते क्या होता है, एड्स होता है। तो ये इन पांचों एब्रेविएशंस के शॉर्ट फॉर्म के क्या हो गए, फुल फॉर्म हो गए। आप नोट से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इच। कहता है कि ये जो दिए गए हैं टू इसमें क्वेश्चंस A और B करके, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें अंतर करना है। नहीं तो फर्स्ट है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप याद करो इम्यूनिटी में, आप इम्यूनिटी को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है और आपको बताया है कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जरा इनेट इम्यूनिटी को याद करिए, किसको कहा था इनेट इम्यूनिटी? तो वह इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है, जो जन्म से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उसको हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी कहा था। और ये बात कहा था कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब यह हर प्रकार के रोगाणुओं से, पैथोजन के अटैक से हमारे बॉडी को बचाता है। आपको ये भी बताया था कि इनेट इम्यूनिटी काम कैसे करती है, तो इसमें कई टाइप के बैरियर होते हैं, रोधिकाएं होती हैं, अवरोध होते हैं। याद है आपको, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो ये कई प्रकार के बैरियर की सहायता से काम करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो आपको बताया था कि बर्थ के बाद किसी खास पैथोजन के या डिजीज के, किसी खास रोगाणु के या रोग के अगेंस्ट में जब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी विकसित होता है, तो उस इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह पैथोजन स्पेसिफिक होता है, इसको नॉन स्पेसिफिक ना बोल क्या बोलेंगे, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। याद करो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं, नहीं और क्या होता है इसमें, मेमोरी सेल्स का निर्माण होता है। इस तरह से आप इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में भी आप डिफरेंस पढ़े हुए हैं। याद करिए एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोला था, तो हम लोग बोले थे कि जब हमारे बॉडी के अपने सेल, या बोलो कि जब हमारे बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और उसके चलते हमारे बॉडी में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उस इम्यूनिटी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। आपको याद आया था, आपको याद है, आपको बोला था कि जो वैक्सीन हैं या फिर कोई डिजीज हो जाता है हमको, जैसे बताया था आपको कि स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है।
हम जब वैक्सीन लेते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वह भी एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में बताया था कि जब हमारे बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी कहीं से पहुंच जाए और क्या हो, हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो वैसी इम्यूनिटी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे को बताया था कि माँ के मिल्क में, कोलेस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडी IgA होता है, तो वो मदर मिल्क के साथ कहाँ पहुंच जाता है, बेबी में, बच्चे में पहुंच जाता है, और उसको क्या होती है, एक इम्यूनिटी मिल जाती है, या उसके बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो आप देखें कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। आप नोट्स को पलट के या फिर आप अपने एनसीईआरटी बुक को पलट के देखिए, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का क्लियर डायग्राम डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब वर्णन के साथ एंटीबॉडी का डायग्राम उसमें बना हुआ है। नहीं तो उससे आप उसको रिवाइज कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टेक्स प्लेस। बोलता है कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, रास्ते हैं जिनसे हो करके HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का मतलब क्या हुआ, HIV, यहां हम लोगों ने पढ़ा भी था फुल फॉर्म। HIV बॉडी में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो आपको बताया था इसके कई तरीके, या थोड़ा ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप पढ़े हुए थे HIV में। आपको बताया था कि जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनसेफ फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर कोई ब्लड कंटामिनेटेड है, दूषित है, उसमें HIV के वायरस हैं, और वह अगर हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर चढ़ा दिया जाता है, तो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मदर से अगर माँ इन्फेक्टेड है, HIV संक्रमित है, तो उससे उसके गर्भ में, उसके यूटरस में पल रहे बच्चे को क्या हो सकता है, HIV का संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, जो सिरिंजेस हैं या नीडल्स हैं, अगर वो भी क्या है, स्टेरलाइज नहीं है या डिस्पोजेबल हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो हमने एक लिस्ट आपको दिया हुआ है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होता है HIV का, उसको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 11 पर आते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब क्या हुआ, कहता है कि एड्स वायरस किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, संक्रमित व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी, कमी कैसे उत्पन्न करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, ये बताना है आपको। तो इसको भी आप थोड़ा रिकॉल करिएगा। आपको एक डायग्राम से आपको समझाया था कि याद करिए कैसे HIV जब एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह क्या करता है, हमारे बॉडी में जो मैक्रोफैग्स होते हैं, जो मैक्रोफैग्स सेल होते हैं, उनमें क्या करता है, वो अपने RNA को डाल देता है, और फिर क्या होता है, मैक्रोफैग के अंदर ही वह RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा किसमें बदल जाता है, तो वायरल DNA में बदल जाता है, और फिर उस वायरस का DNA माइक्रोफैग के DNA के साथ जुड़ करके क्या बनाना शुरू कर देता है, तो वायरल RNA, और नए वायरस HIV बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोगों ने मैक्रोफैग को, जो सेल है, इनको हम लोगों ने वायरस फैक्ट्री भी कहा था। फिर बोला था कि मैक्रोफैग के साथ साथ ये जो HIV हैं, हमारे TH लिम्फोसाइट, जो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन करते हैं और वहां भी अपने नंबर को बढ़ाते हैं। हमने बताया था कि वहां पर जो वायरस बनते हैं उनको प्रोजेनी वायरस कहा जाता है। तो जैसे जैसे प्रोजेनी वायरस बढ़ते हैं, नए नए मैक्रोफैग्स को और TH लिम्फोसाइट्स को नष्ट करते, डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं, और इनके चलते क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिरक्षा है, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, जिसे हम इम्यून डिफिशियंसी कहते हैं। यहाँ लिखा है इम्यून डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार उसको भी नोट से कवर करेंगे, या जो वीडियो है आपके पास एड्स का, उसको एक बार देख लेंगे, उससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हम लोग का वह हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। एक सामान्य सेल से, एक नॉर्मल सेल से कैंसर का सेल कैसे अलग होता है। नहीं, याद करो थोड़ा सा, यहां भी आपको बताया था कि जो नॉर्मल सेल होते हैं इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपको बताया था कि नॉर्मल सेल में जब डिवीजन होता है, जब नए नए सेल बनते हैं एक सामान्य सेल से, तो जैसे ही इनके बगल में कोई दूसरा सेल आता है तो पहले वाले सेल का विभाजन या डिवीजन रुक जाता है। नहीं, जबकि ये चीज कहां नहीं पाया जाता है, कैंसर के सेल में नहीं पाया जाता है। तभी तो आपको लिखाया था, आपको बताया है कि कैंसर के सेल का ग्रोथ कैसा होता है, तो अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित होता है। नहीं, एक ये डिफरेंस हो गया कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में। नॉर्मल सेल अपने बगल के सेल को डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, जबकि कैंसर का सेल जो अगल बगल के जो हेल्दी सेल्स हैं, जो स्वस्थ सेल हैं, जो नॉर्मल सेल हैं, उनको क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनको नष्ट करना शुरू कर देता है। ये भी एक अंतर है। हमने बताया कि जो नॉर्मल सेल होते हैं वो जहां प्रोड्यूस होते हैं सामान्य रूप से ब्लड सेल्स को छोड़ करके, तो जहां बनते हैं वहीं लगभग वो कन्फाइंड रहते हैं, वहीं स्थिर रहते हैं। कैंसरस सेल के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं कि ये मेटास्टेसिस दिखाते हैं। हमने किसको कहा है मेटास्टेसिस, तो कैंसर के सेल का बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो कैंसर के सेल बॉडी में मेटास्टेसिस दिखाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि नॉर्मल सेल में ये कैरेक्टर, ये गुण नहीं पाया जाता है। ये कई सारे अंतर किसमें हो गए, कैंसरस सेल में और नॉर्मल सेल में। तो आज हमने इनको कवर कर लिया। इनको आप फिर से रिवाइज करेंगे, नोट्स पढ़िएगा, एक एक को याद करिएगा। लास्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास 5 क्वेश्चंस, उनको हम लोग कल फिनिश कर देंगे, उनको समाप्त कर देंगे। थैंक यू।